नॉवल अ फेयरवेल टू आर्म्स, और आज इसका एक इंट्रोडक्शन करेंगे। ओवरऑल इसका एक तारुफ देखते हैं इस बुक के बारे में, हम इसको किस बुक से कंपेयर कर सकते हैं, आखिर इस बुक के अंदर क्या कुछ हमें पढ़ने को मिलेगा, इसकी क्या वैल्यू है, किस तरह की ये कहानी है, क्या इसकी सेटिंग है। आज इस बुक का हम इंट्रोडक्शन करेंगे और यहाँ से कुछ नाम की जो मुमासलत आपको नज़र आ सकती है। आर्म्स एंड द मैन एक ड्रामा है बर्नर्ड शॉ का, आर्म्स एंड द मैन, ऑल्दो वो भी वार के बारे में है आर्म्स एंड द मैन, लेकिन वो बर्नर्ड शॉ का प्ले है, इसलिए आज की इस कमिंग स्टोरी में तो वो मेंशन नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे नॉवेल्स को कंपेयर करेंगे कुछ ना कुछ। और याद रखें, आर्म्स एंड द मैन बाय बर्नर्ड शॉ एंड दैट इज ए प्ले, एंड फेयरवेल टू आर्म्स ये नॉवल है, तो इनका जॉनरा अलग है, नाम में थोड़ी सी मुमासलत है। सो फेयरवेल टू आर्म इज नॉट ए कॉम्प्लिकेटेड बुक। पहली तो न्यूज़ ये है, ये बड़ी सादा सी कहानी है, सिंपल सी एक स्टोरी है, एंड प्लॉट विच कुड बी समराइज्ड एज, यानी हम इस प्लॉट को अगर समराइज करें तो बहुत ही सिंपल कहानियों की तरह ये लगती है कि बॉय मीट्स अ गर्ल एंड बॉय लव्स गर्ल एंड बॉय लूजेस गर्ल। बिल्कुल, अगर बहुत ही रफ फॉर्म में, सिंपल सी फॉर्म में कहानी बताई जाए तो उसका फोकस भाई इतना ही है। और जहाँ पे आपको याद होगा कि हेमिंग्वे का एक पर्सनल एक्सपीरियंस था ऐसा, और वो हमने पढ़ा भी था बायोग्राफी के अंदर। तो वैसे भी इनके जितने भी काम हैं वो ऑटोबायोग्राफिकल्स हैं, तो ये जहाँ भी जाते थे, जो एक्सपीरियंस करते थे लाइफ को, तो उसके ऊपर फिर कोई ना कोई स्टोरी, कोई ना कोई नॉवल क्रिएट कर देते थे। सो ये कोई कॉम्प्लिकेटेड बुक नहीं है, कोई इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड किस्म की टेक्निक ऑफ नॉवल नहीं यूज़ किया गया, यानी कि डिफ़िकल्ट बुक नहीं है पढ़ने के एतबार से, बहुत सादा सी कहानी है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे conveyed this story chronologically in a strictly linear fashion with no flashback scenes whatsoever। यानी बहुत ही आगे और ज़्यादा सिंपल इस तरह से है कि एक तो क्रोनोलॉजिकल है कोई हम पास्ट में नहीं जाएंगे, कोई फ्यूचर में नहीं जाएंगे, कोई और इनोवेटिव टेक्निक नहीं है यहाँ पे, हमें गिवन हमें उलझाया नहीं है, तो फॉर्म के एतबार से बिल्कुल सिंपल है। हेमिंग्वे ऐसे चाहते हैं कि हमारा फोकस जो है वो सिंपल एक कॉन्सेप्ट के ऊपर रहे, एक आइडिया के ऊपर हमारा हमारा जहन रहना चाहिए, इसलिए उसने रीडर को फॉर्म में उलझाया नहीं है। वी नेवर लर्न एग्जैक्टली वेयर इट्स नरेटर एंड प्रोटैगनिस्ट द अमेरिकन एम्बुलेंस ड्राइवर फ्रेडरिक हेनरी केम फ्रॉम। इसका जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो एक एम्बुलेंस ड्राइवर है, और जैसे कि आपको याद होगा, हेमिंग्वे खुद वर्ल्ड वार वन में एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर सर्व कर चुके हैं, और वहाँ पे ये वुंड भी इनको एक लगा था, he was also wounded in that war, और तो पर्सनल एक्सपीरियंसेस को इन्होंने कलेक्ट किया इन द फॉर्म ऑफ दैट बुक। लेकिन इसके अंदर जो एम्बुलेंस ड्राइवर है हेनरी फ्रेडरिक हेनरी, हमें नहीं पता कि वो जो है वो कौन है और कहाँ से है और क्यों, एंड व्हाई ही एनलिस्टेड इन इटालियन आर्मी टू बिगिन विद। ठीक है, हमें इसका भी कोई पता नहीं है। हेमिंग्वे ने ऐसा किया है कि ऑथर के जो सोर्स इवेंट्स हैं कि किस तरह वो फॉर्म हुआ, उसकी तरफ भी हमारा ध्यान नहीं दिलवाना चाह रहा, बस एक हेनरी है बस, ये भी एक कॉमन सा नेम है। फॉर दैट मैटर वी रीड चैप्टर आफ्टर चैप्टर बिफोर इवन लर्निंग हिज नेम। मजे की बात है कि इन्होंने इसका नाम बताने की भी जहमत नहीं की है हेमिंग्वे ने, और कई चैप्टर्स के बाद तो हमें पता चलता है कि वो हेनरी है, उसका ये नाम है, इसका मतलब है उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो हेमिंग्वे क्या चाहता है, किस पे हम फोकस रखें, क्या हमें मैसेज देना चाह रहा है। नॉट डू वी डिस्कवर मच अबाउट हिज लवर कैथरीन बर्कली, और इसमें दूसरी जो करेक्टर है मेन वो है कैथरीन बर्कली। तो कैथरीन बर्कली का जो है करेक्टर है उसके बारे में भी कुछ खास पता नहीं, उसके पास्ट के बारे में, अदर देन द फैक्ट दैट हर फियांसे वाज किल्ड इन बैटल इन फ्रांस। बस सिर्फ हमें ये पता है कि कैथरीन का जो फियांसे था उसकी जंग में हलाकत हो गई थी फ्रांस के अंदर, बस इतना पता है। और हमें बिल्कुल यानी स्ट्रॉन्ग करेक्टर बिल्ड नहीं किया गया, कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा वाक़यात नहीं है उसके पीछे, कोई कॉम्प्लेक्स स्टोरीज नहीं है, देयर आर नो सब प्लॉट्स। आगे देखें तो इसमें कोई सब प्लॉट भी नहीं है, बस सिंपल सी एक ही कहानी। एंड द माइनर करेक्टर इन द फेयरवेल टू आर्म्स आर माइनर इंडीड, और अगर कोई माइनर करेक्टर है तो वो इतना माइनर है कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, फॉर द सिंपल फैक्ट दे आर नॉट
नीडेड, इसका मतलब है कि उनकी शायद जैसे मेन कहानी में उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। So the power of this perennially popular book, फेमस बहुत हुआ था ये वर्ड, कम्स फ्रॉम द इंटेंसिटी ऑफ द फ्रेडरिक एंड कैथरीन्स लव। और अगर देखें तो जहाँ पे जो चीज़ फोकस किया गया है, जिस चीज़ के ऊपर माइक्रोस्कोप रखी गई है, जिस चीज़ के ऊपर या लेंस लगाया गया है कि नहीं नहीं इधर ध्यान करें, बाकी जैसे तस्वीर में बाकी चीज़ें ब्लर नहीं कर दी जाती और एक चीज़ पे आपको फोकस करवाया जाता है। तो फोकस किस पे करवाया है, वो है इंटेंसिटी ऑफ द फ्रेडरिक एंड कैथरीन्स लव, बस, for the one another and for and from the power of the antagonistic forces that ultimately tear these to part, कि लवर्स का मिलना और फिर वो कौन सी फोर्सेस हैं जो उन्हें अलग कर देती हैं, जुदा कर देती हैं। बस कहानी ये है। आथर चाहता है कि हम बस इस पे फोकस करें, हमारा ध्यान इस पे होना चाहिए। A farewell to arms is set against the historical and geographical background of World War One। और अगर इसकी बैकग्राउंड स्टोरी देखें कि किस में ये लव स्टोरी सेट की गई है, तो वो है वर्ल्ड वॉर वन। ठीक है, उसके बैकग्राउंड में ये सेट किया गया है। जो पहली जंग अजीम हुई थी, आपको याद होगा 1914 से 1918 तक 4 साल हो रही थी। ठीक है, और दूसरी जंग कब हुई थी, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और जिनको पता है वो मुझे जवाब देंगे। Thus it contains numerous references to the people and the places, ठीक है, and governments and the fronts that Hemingway could safely assume his audience and the reader would recognize। ठीक है, उनकी डिटेल में भी हेमिंगवे नहीं जाता उन फ्रंट्स के, वार के इनके दरमियान क्यों हो रही है, कैसी हो रही है, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जो जिसकी हिस्ट्री जो है ना वो स्कूल में भी आपको पता पढ़ाई जाती है, वेस्टर्न स्कूलों में तो ज़्यादा डिटेल से पढ़ाई जाती है। द बुक वॉज पब्लिश इन 1929। ये वाली बुक जो नावल हमने सेलेक्ट किया पढ़ने के लिए, ये 1929 में पब्लिश हुआ। तो ओनली 11 years after the armistice of November 11, 1918 that ended the war। 11 साल बाद ये बुक आई थी, और जब वार जो है वो ख़त्म हो जाती है, जब आर्मिस्टिस कहते हैं, जब दो पार्टीज तय कर लेती है अब हम नहीं लड़ेंगे, 11 नवंबर को आर्मिस्टिस जो है वो तय पाया था, अमन का मुआहदा कह लें, अमन का टाइम जो है 1918 दैट एंडेड द वॉर। और ये वर्ल्ड वार जो है ख़त्म हो गई थी, आल दो नई वर्ल्ड वार फिर स्टार्ट हुई थी आगे चल के। For the contemporary readers, however, making sense of these references can be difficult। The continuing popularity of the Farewell to Arms attests to the fact that enjoyment of the novel does not depend upon understanding its particular setting। लेकिन एक बात जो आपने याद रखनी है वो ये कि इस नॉवल का जो सेंटर पॉइंट है वो आ, उसको समझने के लिए, उस खास मैसेज को अंडरस्टैंड करने के लिए, बेसिक स्टोरी जो है उसके लिए हमें वार के जो इवेंट्स हैं बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में डिटेल से जानने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें उनकी सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो वो हमारे लिए काफ़ी है। Here however are some basic, कुछ चीज़ें हम जानने की कोशिश कर लेते हैं जिनके बैकग्राउंड में स्टोरी चलेगी तो हमें पता होना चाहिए वर्ल्ड वॉर वन क्या है, आर द ग्रेट वॉर भी से कहते हैं। एंड इट वाज देन नोन, उस टाइम पे ज़्यादा ऐसी बड़ी वार नहीं हुई थी, बाद में वर्ल्ड वॉर सेकंड आ गई, एक और ग्रेट वॉर बिगन इन अगस्त 1914 में ये स्टार्ट होती है, अगस्त 1914 में, विद असैसिनेशन ऑफ द ऑस्ट्रियन आर्च ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड। ठीक है, एक असैसिनेशन हो जाती है, जो सियासी कत्ल होता है उसे असैसिनेशन कहते हैं, ये खास किस्म का कत्ल होता है असैसिनेशन। एंड एक ऑस्ट्रियन आर्च ड्यूक हैं, ऑस्ट्रिया के जो लीडर थे ना ऑस्ट्रिया के, उनको असैसिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, इससे ये वो इवेंट है खास जहां से वर्ल्ड वार में ये जंग कन्वर्ट हो जाएगी, यानी हो जाती है। The war pitted the central powers, German and the Austro-Hungarian Empire। अब जो ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर है, जहाँ जिनका जो है लीडर उसको असैसिनेट कर दिया गया है, तो डेफिनेटली शक ये है कि ये शक क्या उन्हें बिल्कुल बल्कि करवाया था जर्मनी के लोगों ने। तो जर्मन फोर्सेस और ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर के दरमियान बेसिकली ये लड़ाई थी। बाद में फिर डिफरेंट कंट्रीज ज्वाइन करती गई और
वर्ल्ड वार में कन्वर्ट होगी अगेंस्ट द अलाइड फोर्सेस ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड इटली हु वर ज्वाइंड इन 1917 बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो ये इन दो पार्टियों के दरमियान लड़ाई थी, जर्मन और ऑस्ट्रियन हंगरियन एम्पायर, और उनके मुकाबले में अलाइड फोर्सेस कौन सी थी? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, जिन्होंने 1917 में जाके अमेरिका ने भी इनको ज्वाइन कर लिया था, बहुत लास्ट में जाके अमेरिका ने इस जंग में पार्टिसिपेट किया। तो थोड़ा सा अपने वर्ल्ड वार वन के बारे में आप देख लीजिएगा गूगल करके थोड़ा सा कि वर्ल्ड वार वन क्या है। अगर यहाँ से थोड़ा सा ना भी समझ आए तो आप अलग से इसको थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं, वो नावल पढ़ने में फिर आपको आसानी रहेगी, रेफरेंस आएंगे बार बार। सो एक्शन ऑफ द फेयरवेल टू आर्म्स टेक्स प्लेस फ्रॉम 1916 टू 18। वार तो 14 में स्टार्ट हुई थी, बट नॉवल का एक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? 16 टू 18, ये आखिरी जो 2 साल है उसके ऊपर है। इन 4 लोकेशंस फॉर द मोस्ट पार्ट, यानी 4 जगहों पे हमें ये नॉवल की सेटिंग है। द Julian Alps, along that was then the border between Italy and the Austro-Hungarian, ठीक है, इटली और ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर जो है उनके दरमियान जो बॉर्डर है उसे द जूलियन एल्प्स कहा जाता है, जो पहाड़ी सिलसिला है ना एल्प्स। द सिटी ऑफ मिलान एक और सेटिंग है, विच लाइज इन द प्लेन्स ऑफ द नॉर्दर्न इटली फार फ्रॉम द फ्रंट, ये फ्रंट से काफ़ी दूर है, जहाँ जंग से बहुत दूर का इलाका है मिलान, नॉर्दर्न इटली। वहाँ पे फिर कुछ वाक़यात होंगे। द इटालियन रिसोर्ट टाउन ऑफ स्टेसा और द लेक मैग्योर विच स्ट्रेडल द बॉर्डर बिटवीन इटली एंड स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड इटली के बॉर्डर वाली जगह पे भी कुछ सीन होंगे। एंड द वेरियस टाउन्स एंड द विलेजेस ऑफ द स्विस एल्प्स, स्विस की जो पहाड़ी हैं एल्प्स का सिलसिला है उनमें भी, चूंकि वार है तो डिफरेंट सेटिंग में इसकी चेंज होती रहेगी। At the start of the book, the Italian army is busy keeping the Austro-Hungarian forces occupied so that the latter cannot assist the Germans on the war's western and eastern fronts. जब कहानी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि इटालियन आर्मी ने बिजी रखा हुआ है ऑस्ट्रो हंगरियन फोर्सेस को, ताकि वो जर्मन की मदद ना कर सके। दो बड़ी जो पार्टीज हैं वो आपने समझना है वर्ल्ड वार वन में कौन सी हैं, ये आपका थोड़ा सा टास्क होगा, अंडरस्टैंड करना है वर्ल्ड वार वन क्या है, कब हुई थी, और इसमें 2 ग्रुप कौन से हैं जो आपस में टकरा रहे थे, ये आपने समझना है। बल्कि ये फर्स्ट आपकी एक स्मॉल असाइनमेंट है, इसको आपने फिर एक पेज पे लिखना है इस वर्ल्ड वार वन की अंडरस्टैंडिंग को, क्या आप क्या समझ आए आप। लेटर रशिया विल विदड्रॉ ड्यू टू द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। 1917 में आपको पता है रशिया के अंदर रेवोल्यूशन आ गया था, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, उसके नतीजे में जो है रशिया ने विड्रॉ कर लिया वॉर से। एंड नियर द बुक्स क्लाइमैक्स जर्मन ट्रूप्स विल जॉइन द ऑस्ट्रो हंगरियन फोर्सेस necessitating Italy's humiliating retreat from Caporetto. This event, which the book's first readers would have recognized, provided the author with the opportunity for some of his most dramatic and effective writing ever. Keep in mind, as you read, that Switzerland shares a border with Italy. इटली के साथ आपको पता है स्विट्जरलैंड के बॉर्डर की हम पहले भी बात कर रहे थे। एंड द स्विट्जरलैंड वाज न्यूट्रल ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार वन। और ये भी याद रखने वाली बात है कि स्विट्जरलैंड जो कंट्री है ये कभी किसी जंग में पार्टिसिपेट नहीं करती। ये वर्ल्ड वार वन हो सेकंड हो, ये न्यूट्रल रही थी, और ये यूनाइटेड नेशन का भी पार्ट नहीं है। आपको पता है यूनाइटेड नेशन में ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज हैं दुनिया की, स्विट्जरलैंड नहीं है उसके अंदर, ये दुनिया से अलग थलग है और कोई जंग नहीं लड़ती किसी से। इसलिए दुनिया के बेहतरीन लोग इसी के बैंकों में पैसे रखवाते हैं कि जंग लग जाए तो वहां उन्होंने तो जंग में आना नहीं है, तो वो सेफ रहेंगे। The context of the farewell to arms is not simply the First World War, however, but all the wars that preceded it as well, or rather the general notion of the war as an opportunity for heroism. और अगर हम गौर करेंगे इस बुक को जब पढ़ेंगे तो फेयरवेल टू आर्म में वर्ल्ड जो फर्स्ट वर्ल्ड वार वन है सिर्फ वो फोकस नहीं है कि आप उसके बारे में जाने और वो क्यों हुई थी, और दिस नॉवल इज नॉट अबाउट दैट वॉर पार्टिकुलरली फर्स्ट वर्ल्ड वार वन, ऑल्दो उसके बैकग्राउंड में है,
पर एक्चुअली हम यहाँ से जो सीखेंगे वो अबाउट वार है। ऑल्दो वी विल लर्न द लेसन, द ऑथर हमें कुछ समझाना जो चाह रहा है चीज़ वो है कि वार के बारे में, और ख़ास तौर पे जो जितनी भी वार हो चुकी हैं, जितनी बाद में आने वाली हैं, एक्चुअली वार और उसका जो हीरोइज़्म है, उस कॉन्सेप्ट को ये ब्रेक करेगा। वार और हीरोइज़्म, जैसे हमारे यहाँ भी आपको पता है वार एक हिस्टीरिया पाया जाता है, हमारी कंट्री में भी हम जंग लड़ने की हमेशा बात करते हैं, फाइट करने की, उसके साथ हीरोइज़्म को जोड़ते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है जंग लड़ना और इसमें मरना, क्या बात है इसकी। तो ये जो आथर है ये बिल्कुल इस हीरोइज्म के कॉन्सेप्ट को जो पूरी दुनिया में पाया जाता है, और इससे दुनिया लड़ाइयों की तरफ जाती है, आपको पता है, और ये क्रिएट किया जाता है आम लोगों के अंदर। जैसे अभी भी कुछ ऐसे कुछ गवर्नमेंट भी प्लेज ऐसे चला रही है जिसमें वार और हीरोइज्म, और उनको लगता है कि वेपन के जरिए से, सोर्ड के जरिए से, गन के जरिए से वो जो है ना पूरी दुनिया कॉन्कर की जा सकती है। ये वाला जो मैसेज है इसको डिनाई किया गया एक्चुअली, वार हीरोइज्म को निशाना बनाया गया कि ये कोई हीरोइज्म है ही नहीं। वार तो बेसिकली एक स्टूपिडिटी है, एक फूलिश एक्ट है। लड़ाई झगड़ा आपको पता है एक फूलिश एक्ट है, इसको ग्लोरीफाई करना, और हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली इसको बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है। ऑब्वियसली कुछ पावर्स हैं जो चाहती हैं कि आप उन्हें ग्लोरीफाई करें। हेमिंगवे राइट्स हियर इन द ट्रेडिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट वार स्टोरीज एवर टोल्ड। ठीक है, जो इससे पहले वार स्टोरीज लिखी गई हैं बिल्कुल ये वही ट्रेडिशन है। जैसे आपको पता है होमर की इलियड है, जहाँ पे मैं जो है वो ट्रॉय को ऊपर कॉन्कर किया जाता है, उसके ऊपर अटैक किया जाता है, और हीरोइज्म है उसमें। इलियड की कहानी में आप देखते हैं एक्लिस है, जंग लड़ता है, हीरो है। एंड द वार एंड द पीस एक नॉवल है बाय लियो टॉल्स्टॉय, दिस इज आल्सो अबाउट द वार। ठीक है, ये वार जो नॉवेल्स हैं या वार के जो वर्क्स हैं, ये तो एपिक है, ये नॉवल है। एंड सर्टेन टेक्निक्स ऑफ द होमर एंड द टॉल्स्टॉय फॉर इंस्टेंस juxtaposing what we might call a widescreen view of the battle with close-ups were put to extreme effective use in the farewell poems starting in the book's very first chapter। तो इसके अंदर भी वही टेक्निक जो वार नॉवल को लिखने में इस्तेमाल होती है कि बड़ी बड़ी पहले आपको एक स्क्रीन दिखाई जाए, एक बड़ा एक बैकग्राउंड दिया जाए, और उसके बाद एक खास पॉइंट के ऊपर फोकस भी किया जाए। ठीक है, तो कभी माइक्रोस्कोप लगाया जाए, कभी टेलीस्कोप व्यू दिया जाए, तो वाइड व्यू दिया जाए, कभी पैनोरामिक व्यू दिया जाए, और सम टाइम बिल्कुल फोकस कर दिया जाता है खास इंसिडेंट के ऊपर। बट लाइक द रेड बैज ऑफ करेज, द फेमस नॉवल ऑफ द सिविल वॉर रिटन बाय द स्टीफन क्रेन, एक और नॉवेलिस्ट हैं और वन ऑफ द हेमिंग्वेज फेवरेट अमेरिकन ऑथर्स, स्टीफन क्रेन। उनका जो वर्क है द रेड बैज ऑफ करेज, A farewell to arm also react against the Iliad and the War and the Peace and many lesser stories of the battlefield bravery। सो ये बिल्कुल उनके एंटी है। जो इलियड में जिस तरह वार को ग्लोरीफाई किया गया और हीरोइज्म को प्रोपोगेट किया गया है, इस तरह वार एंड पीस में टॉल्स्टॉय ने भी वही काम किया है, वार को ग्लोरीफाई किया है। और जैसे हमारे यहाँ भी मकबूल है ना कि जंग लड़ना तो मर्दों का काम, मर्दों की शान है कि वो लड़ाई लड़ते हैं, वेपन रखते हैं, इस तरह करते हैं। तो ये वाला जो नजरिया है इसके बिल्कुल ये अगेंस्ट है। और स्टीफन क्रेन को फॉलो किया द रेड बैज ऑफ करेज में जैसे लिखा है ना, फेयरवेल टू आर्म भी इसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, यानी एंटी हीरोइज्म है। लग तो यही रहा है ना, बल्कि इसके टाइटल से भी देखें ना, फेयरवेल टू आर्म है। आर्म्स कहते हैं वेपन्स को, ठीक है, कि वेपन नहीं भाई, वेपन्स को खुदा हाफिज, अब नहीं लड़ाई लड़ूंगा। इट ट्राइज टू टेल द ऑफन अगली ट्रूथ अबाउट वार। तो ये ग्लोरीफाई नहीं करती है, बल्कि ये कहानी हमें क्या बताता है, अगली ट्रूथ्स जो हमें कम बताए जाते हैं कि जंग में होता क्या है। हमने भी जो जंगें लड़ी हैं पाकिस्तान में भी, तो हमेशा जो है ना ग्लोरीफाई किया जाता है, कभी उसका नेगेटिव साइड हमने नहीं पढ़ी। और ऐसा दायरे हमारे यहाँ आज़ादी से लिखने की इजाज़त नहीं है, हमारी कंट्री ज़रा उस तरह से टॉलरेंट नहीं है हमारे लोगों का रवैया। तो अगली ट्रूथ जो है वो भी हमें जानने चाहिए। डार्क हिस्ट्री भी होती है, एक डार्क साइड भी होती है, उसको भी सम टाइम हमें देखना पड़ता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको नॉवल एक बताया था द गोल्डन लेजेंड, नदीम असलम का है, तो वो उसमें पाकिस्तान की डार्क साइड दिखाएगी, ये डार्क फेस ऑफ पाकिस्तान है, वो भी डिस्कवर करना चाहिए आपको। अगली साइड भी देखने की ज़रूरत हो सकती है, चीज़ों को समझने के लिए, स्कॉलर बनने के लिए, एक इंटेलेक्चुअल बनने के लिए आपको ब्राइट साइड भी देखनी चाहिए और साथ साथ उसका डार्क पहलू भी देखना चाहिए।
to honestly depict life during wartime rather than glorifying. तो ऑथर यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑनेस्टली डिपिक्ट करता है कि जंग होती क्या है और उसको कोई ग्लोरीफाई नहीं करता, जैसे इलियड में ग्लोरीफाई किया गया है, वार एंड पीस में ग्लोरीफाई किया गया। दिस बुक कंटेन्स नॉट जस्ट डिजर्टर्स, तो इस बुक में हमें डिजर्टर्स भी मिलते हैं। डिजर्टर्स पता ही कौन होते हैं? भगोड़े, जो आर्मी छोड़ के नहीं भाग जाते, जो लोग आर्मी को छोड़ देते हैं, उनको भगोड़े भी हमारे यहाँ कहा जाता है। देखिए ना कितना नेगेटिव उनके लिए वर्ड है, भगोड़े हैं। तो ऐसा टाइटल देने का मकसद ये है कि उन्हें कंडेम किया जाए। ये जो हमारी वर्ड चॉइसेस होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हमारा ये बेंट ऑफ माइंड डिस्प्ले करती हैं कि हम किस किस्म का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसका मतलब है हमारा रवैया उस खास एक्ट के बारे में कैसा है। तो इनको डिजर्टर्स भी इसमें आपको मिलेंगे, जैसे फ्रेडरिक हेनरी और कैथरीन बर्कले दोनों छोड़ जाते हैं, बट इलनेस एंड इंजरी एंड इनकम्पिटेंट लीडरशिप इसमें दिखाई गई है। इलनेस है, वार के साथ आपको पता है बीमारियां हैं, जख्म हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वुंड्स हैं, इट कंटेन्स प्रोफेनिटी और एट लीस्ट इम्प्लाइज इट, एंड द प्रोस्टिट्यूशन एट द फ्रंट। वो सारा कुछ प्रोफेनिटी, प्रोस्टिट्यूशन, इनकॉम्पिटेंट लीडरशिप, गलत फैसले होते हैं, ब्लंडर्स होते हैं, लेकिन हम उनकी उनकी बात जो है ना आमतौर पे ग्लोरीफाई करने वाले ज़ाहिर इन चीज़ों का हम जिक्र नहीं करते कि कौन सी जंग में हमें शिकस्त हुई, तब हमारे आर्मी जनरल ने सारे हथियार डाल दिए थे। ऐसी बातें ज़ाहिर हम करने नहीं चाहते, हम तो ग्लोरीफाई करना चाहते हैं ना चीज़ों को। फ्रेडरिक हेनरीज इंजरी इज incurred not in valorous combat, और मजे की बात है हेनरी को जब वुंड लगता है लड़ाई के अंदर, जंग में जब वो जख्मी होता है, तो वो कोई कॉम्बैट नहीं लड़ रहा होता, ठीक है। हेक्टर और एक्लिस की जंग नहीं हो रही कि जहां वो जख्मी हो गया, और एक बल्कि वो कहाँ पे होता है जख्मी, ईटिंग स्पेगेटी, स्पेगेटी जो है वो खाते हुए एक डिश है, जख्मी हो जाता है। द retreat from the Caporetto disintegrates into the sheer anarchy, ठीक है। इसमें रिट्रीट्स भी हैं, अनार्की भी है, इंजरीज भी हैं, डिफीट्स भी हैं। A Farewell to Arms is probably the best novel written about war. वर्ल्ड वार वन के बारे में अगर देखें तो मे बी ये सबसे बेस्ट नॉवल है। विद इसके साथ अगर कंपेयर कर सकते हैं इस नॉवल के, हम पला नॉवल जो है, विद एरिक मारिया रिमार्क जो है, मारिया रिमार्क का जो नॉवल है, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ये नॉवल इसका बिल्कुल हम पला, ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट। अ स्ट्रॉन्ग रनर अप आप इसे कह सकते हैं, दूसरे नंबर पे है या किसी हद तक बहुत क्लोज है फेयरवेल टू आर्म की, मारिया का जो नॉवल है, ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट। एंड इट बियर्स कंपैरिजन टू द बेस्ट अमेरिकन बुक अबाउट वर्ल्ड वॉर सेकंड। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बारे में जो बुक्स अच्छी लिखी गई है, तो वर्ल्ड वॉर वन के बारे में सबसे बेस्ट है ना हमारा फेयरवेल टू आर्म जो है। उसके अलावा अगर आप देखें तो नॉर्मन मेलर्स का द नेकेड एंड द डेड, ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के बारे में है। एंड कैच 22 बाय जोसेफ हेलर, बहुत फेमस वर्क है कैच 22, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में है, जोसेफ हेलर ने ये लिखा है, काफी फेमस नॉवेलिस्ट है। और कोरिया की सेटिंग में है जेम्स साल्टर्स द हंटर्स, और वियतनाम के बैकग्राउंड में नॉवल है द थिंग्स दे कैरीड बाय टिम ओब्रायन का। तो ये कुछ नॉवल जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में अच्छे नॉवल हैं वो ये हैं, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एतबार से देखें तो फेयरवेल टू आर्म सबसे बेस्ट है, और फिर ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। एंड येट द फेयरवेल टू आर्म इज एट द सेम टाइम अ टेंडर लव स्टोरी। अब ये सिर्फ वार की स्टोरी तो नहीं है, वार का एक मैसेज तो इसके अंदर है ही, लेकिन साथ साथ देखें तो जिस कहानी के साथ बैकग्राउंड में वार है वो एक टेंडर लव स्टोरी है, वन ऑफ द मोस्ट टेंडर एंड अफेक्टिंग एवर रिटन। एक मासूम सी एक मोहब्बत की कहानी दो लवर्स की, और उसके बैकग्राउंड में वार है। इट हैज बीन कंपेयर्ड टू द विलियम शेक्सपियर्स रोमियो एंड जूलियट। आपने यकीनन अगर पढ़ा नहीं तो ये शेक्सपियर का वर्क तकरीबन हर नौजवान ने इसको सुन जरूर रखा होता है। विलियम शेक्सपियर का जो वर्क है रोमियो एंड जूलियट, एंड द रेफरेंसेस इज एन एक्ट वन, और बिल्कुल उस तरह की ये कहानी है जिसमें दो फैमिलीज आपस में जिनकी लड़ाई हो रही होती है, और दरमियान में लवर्स को नुकसान होता है उसके नतीजे में। किसी हद तक ये कहानी हमें वैसे ही लगती है। बोथ स्टोरीज कंसर्न यंग लवर्स एंटेगोनाइज्ड बाय देयर सोसाइटीज, ठीक है। यहाँ पे लवर्स हैं, और एंटेगोनिज्म क्या है कि
नेशन जो है वो वार में मुब्तला है। इन शेक्सपियर्स प्ले द मोन्टैग कॉपलेट ब्लड फ्यूड इज द प्रॉब्लम। जो मोन्टैग की जो फैमिलीज हैं उनको ब्लड फ्यूड जो है उनके दरमियान एक जो है खूनी लड़ाई है दो फैमिलीज के दरमियान, और वहाँ एक लवर्स है दरमियान में, और उनके साथ ट्रेजेडी होती है उस वजह से। इन हेमिंग्वेज नॉवल द ग्रेट वार इज टू ब्लेम, सारा ब्लेम जो है वहाँ फ्यूड पर है, तो यहाँ वार के ऊपर है। एंड बोथ एंड इन हार्ट ब्रेकिंग ट्रेजेडीज, और दोनों में देखें तो हमें कॉमन चीज़ यहाँ मिलती है, हार्ट ब्रेकिंग ट्रेजेडी, ट्रेजिक एंडिंग होती है शेक्सपियर के प्ले के भी और इस नावल के भी। If not one of the greatest love stories ever told, A Farewell to Arms is certainly among the greatest of the 20th century. कम से कम ये 20th century की तो सबसे बेस्ट स्टोरी होगी। Actually, it is the very combination of the love and the war that makes this book so potent and memorable. तो इसका मतलब हमें दो चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, एक वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में, और सारी वार और हीरोइज्म को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है, और उसको जो ग्लोरिफिकेशन है उसको कंडेम किया है, और अगली ट्रुथ्स बताए हैं, तो साथ साथ एक लव स्टोरी भी है और एक मासूम सी मोहब्बत की कहानी, लव एंड वार। अगर वैसे इस नावल का टाइटल लव एंड वार भी हो सकता था, जैसे वार एंड पीस रखा था ना टॉलस्टॉय ने, एक अच्छा टाइटल हो सकता था, मेरे जहन में आ रहा है लव एंड वार, क्योंकि दोनों ट्रेंड्स हैं इसके, दोनों स्टोरीज हैं, वार स्टोरी भी है और लव स्टोरी भी है। आप भी बताइए कि आपको ये टाइटल अगर ऐसा होता तो कैसा लगता। रिगार्डिंग द वुमन ही लव्स, the hero of the Hemingway's novel, for whom the bell toll, tells himself, "You had better love her very hard and make up in intensity what the relation will lack in duration and continuity." फॉर होम द बेल टोल भी दूसरा नावल है अर्नेस्ट हेमिंग्वे का, जिससे एक सिचुएशन आपको बताई गई जो काफ़ी सिमिलर है यहाँ पे। फ्रेडरिक हेनरी ऑफ फेयरवेल टू आर्म्स, जो फ्रेडरिक हेनरी है ये इनके सेंट्रल करैक्टर हैं, मरकजी किरदार हैं जो इसके अंदर, जिसके अंदर कहानी जिसके अंदर घूमती है वो दो ही हैं, फ्रेडरिक हेनरी और कैथरीन बर्कली। could say the same thing of his affair with Catherine Burke, ये शायद पिछली बात से connected है, because they meet in a time and the place in which every day could be their last together. अब जो कि जंग चल रही है, कुछ भी किसी भी लम्हे हो सकता है, कोई ब्लास्ट हो सकता है, कोई गोली लग सकती है, कोई बम गिर सकता है, कोई जो है जमीन से कोई चीज फट सकती है, तो किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है। उनका कोई भी लम्हा, कोई भी दिन तो छोड़े, कोई घंटा छोड़े, कोई लम्हा आखिरी लम्हा हो सकता है उनकी जिंदगी का। Frederick and Catherine must wring every drop of intimacy and passion from their relationship. ठीक है, इसलिए उनमें उनकी मोहब्बत में हमें एक इंटेंसिटी मिलती है, और अगर इस फियर को आप सामने रखेंगे, आप किसी भी लम्हे मरने वाले हैं, तो उस सिचुएशन में एक लव स्टोरी डेवलप की गई है। द रिजल्ट इज एन अफेयर एंड ए स्टोरी ऑलमोस्ट अनबेरेबल इन इट्स इंटेंसिटी। अब इस सिचुएशन को देखेंगे तो एक ऐसी कहानी डेवलप होगी जिसमें बहुत बहुत इंटेंस किस्म का लव होगा। A Farewell to Arms is certainly one of Hemingway's finest novels. अगर इस पहलू से टेंडरनेस और लव के एतबार से देखा जाए तो हमें उनका ये बेस्ट नॉवल लगता है। In fact, some critics have called it his best, though not as inventive, as extreme really in subject and style as Sun Also Rises. जैसे हमने पहले कहा कि बहुत सिंपल स्टोरी है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इन्वेंटिव नहीं है, इसमें कुछ टेक्निक्स का तजुर्बा नहीं किया गया, एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, जैसे कि सब्जेक्ट और स्टाइल में एक्सपेरिमेंट किया हेमिंगवे ने द सन आल्सो राइजेस के अंदर, पब्लिश 3 years अर्लियर, जिससे 3 साल पहले पब्लिश हो चुका है। दिस बुक एक्चुअली बेनिफिट्स फ्रॉम इट्स कंपैरेटिवली कन्वेंशनल अप्रोच टू स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग की बिल्कुल कन्वेंशनल, जो सिंपल और क्रोनोलॉजिकल वे में कहानी आगे बढ़ती है, बिल्कुल कन्वेंशनल स्टोरी लाइन है। जैसे मैंने कहा ना, आथर चाहता है कि आपका आपका ध्यान वो फॉर्म की तरफ भी ना लेके जाए, ऑब्सक्योरिटी ना क्रिएट करे, बहुत ज़्यादा जगहों के नाम भी नहीं मेंशन किए, कैरेक्टर का कोई बैकग्राउंड भी डेवलप नहीं किया, पर्पस कोई साइकोलॉजिकल रियलिज्म देना नहीं था, कोई कोई कॉज और इफेक्ट और कोई ताल्लुक देना नहीं था। असल में वो एक टाइमलेस प्लेस लेके यूनिवर्सल थीम देना चाह रहा है, लव और वार के बारे में आपको एक यूनिवर्सल आइडिया इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, इसलिए सिंपल रखी हैं चीज़ें। It seems more sincere, more heartfelt. Of course, The Sun Also Rises is about World War One too. Sun Also Rises is, याद रखना, ये नॉवल भी वर्ल्ड वॉर वन के बारे में है। It merely focuses on the war's tragic
aftermath. And like William Faulkner's Light in August, विलियम फॉकनर एक और अमेरिकन ऑथर हैं, उनका वर्क है लाइट इन अगस्त, अ फेयरवेल टू आर्म प्रूव्स दैट its author was not merely a modern master, he could also produce a big book in a grand tradition of the 19th century novel. ट्रेडिशनल वे में 19th सेंचुरी नावल राइटिंग जो कि सिंपल और क्रोनोलॉजिकल हुआ करती थी, और मॉडर्न नावल जो इस टाइम पे लिखे जा रहे थे वो तो उसमें बहुत एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। आपको वर्जीनिया वुल्फ का काम याद होगा, एक्शन की बजाय इनर एक्शन की तरफ उनका ध्यान था, लेकिन यहाँ बिल्कुल एक क्रोनोलॉजिकल वे में स्टोरी है, फ्लैशबैक्स वगैरह या फ्यूचर में जाना या पास्ट में ड्रीम्स में, इस तरह की या और कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता है एक्सेट्रा, किसी भी टेक्निक में रीडर को उलझाया नहीं गया है। In retrospect, it is no surprise that Farewell to Arms is the book that made Ernest Hemingway famous. यही वजह है कि इसकी अपील वाइड स्प्रेड थी, लोगों को ट्रेडिशनल कहानी पढ़ने का आइडिया है, इसलिए इसकी समझ भी उन्हें ज्यादा आई, और इसका मैसेज भी रूमी के मैसेज की तरह मोहब्बत का मैसेज था, नो वॉर। ठीक है, A Farewell to Arms feels less propagandist than Hemingway's other great war stories. अदर वार स्टोरीज में हेमिंगवे ने कुछ प्रोपेगेंडा किया है। आई मीन प्रोपेगेंडिस्ट होने का मतलब ये होता है कि कोई ना कोई मॉरल मैसेज, जैसे 19th सेंचुरी के सारे वर्क आपको पता है प्रोपेगेंडिस्ट थे। हर राइटर जब खास मॉरल मैसेज के साथ जा रहा हो, कोई फिलोसफिकल लेसन देना चाह रहा हो एक पार्टिकुलर वे में, नेगेटिव किस्म का स्पेशली कह लें आप, तो प्रोपेगेंडा हम उसे कहते हैं। A Farewell to Arm is vastly superior to the remaining Hemingway's novel. To Have and Have Not एक और Hemingway का नॉवल है, उनसे भी बहुत अच्छा हम कह सकते हैं कि नॉवल है। And Across the River and Into the Trees and the posthumously published, ये जो वर्ड है ना posthumously, इसका मतलब होता है किसी भी ऑथर की डेथ के बाद जो उनका वर्क पब्लिश होता है उसको हम क्या कहते हैं, posthumously published, Island in the Stream and the Garden of Eden, as well as the novellas जो नॉवेलेट है या नॉवेला है, द टॉरेंट्स ऑफ द स्प्रिंग एंड द ओल्ड मैन एंड द सी। ठीक है, ये काफ़ी अच्छे वर्क्स हैं सारे। ओल्ड मैन एंड द सी लास्ट टाइम हमें मेंशन किया था, जिसके बाद इनको नोबेल प्राइज दिया गया। इनफैक्ट द ओनली अदर वॉल्यूम इन द हेमिंग्वेज ओवरे, ओवरे का मतलब होता है कुलियात, यानी कुलियात मुनीर, मेरे पास एक बुक पड़ी है, तो उसका मतलब है मुनीर न्याजी का सारा कलाम जो है वो एक ही बुक के अंदर हो, या किसी भी, एक्चुअली तो ये पेंटिंग के हवाले से ये टर्म यूज होते हैं, ओवरे जो है, that stands up in a comparison. So, in fact, the only other volume in Hemingway's oeuvre that stands up in a comparison with the Farewell to Arms is the writer's debut short story collection In Our Time. जो आथर के सबसे पहली बुक है, पहला कलेक्टेड वर्क है, ओवरे है, उनके सारे ओवरे के अंदर, सारे काम के अंदर जो बेस्ट वर्क, ये डेब्यू वर्क है इन आवर टाइम। उसके अंदर जो कुछ स्टोरीज हैं वो काफ़ी क्लोज हैं हम कह सकते हैं, या इस टाइप की स्टोरीज हैं, इस तरह का ही स्टाइल उसमें अपनाया गया। पोस्ट वार जो टेल्स हैं जैसे सोल्जर्स होम एंड द बिग टू हार्टेड रिवर्स कैन ऑलमोस्ट बी रेड एज सीक्वल टू द फेयरवेल टू आर्म्स। तो ऐसा लगता है कि उनकी ये कहानियां जो हैं या ये उनकी कहानियों का सीक्वल है या वो इनका सीक्वल्स हैं, or at least to the events that inspired the novel. The basic जो concept of the novel जो event है वो ऐसा लगता है कि आथर ने उन पे सोल्जर्स होम या बिग टू हार्टेड रिवर शॉर्ट स्टोरीज वगैरह में ये थीम और ये आइडिया पहले भी यूज किया है। ओके बच्चों, तो ये आपका इंट्रोडक्शन था। सेकंड लेक्चर था आपका अबाउट फेयरवेल टू आर्म्स। तो हमने इसको 10 मिनट नावल से भी कंपेयर किया और इसकी बेसिक दो थीम और थ्रेड देखे, लव एंड वॉर का जो कॉन्सेप्ट है वो देखा, विलियम शेक्सपियर से हमने इसको भी कंपेयर किया है, और अदर वर्ल्ड वॉर 1 के जो नावल है उनके साथ भी, और हमने देखा कि इसमें अगली ट्रुथ को डिपिक्ट किया गया है और वार को ग्लोरीफाई नहीं बल्कि कंडेम किया गया है, वार और कॉम्बैट और इंजरीज और उसकी डार्क साइड को सामने लाया गया है मासूम सी मोहब्बत की कहानी के बैकग्राउंड।